नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स सर्विसेज 2020 की एग्ज़ाम डेट 30 मई 2021 है, आप सभी लोग जानते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। चैनल पर भी जितना संभव है आप लोग का कोर्स कंप्लीट कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज हम सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी, ये दो टॉपिक हैं जो एक ही से इंटर रिलेटेड हैं, आपस में इनका अंतर संबंध है, इसको पढ़ेंगे। और ये आपके सिलेबस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे कम से कम जो है एक दो प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पूरा जो है अंत तक देखेंगे और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके सामान्य अध्ययन में और साथ में ही जो है कृषि विषय दोनों में ही जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं टॉपिक की। हमारा जो टॉपिक आज का है इसको सिलेबस में किस तरह से दिया गया है, क्योंकि मैं हमेशा से आपसे एक बात कहता आया हूं कि किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको जो है पाठ्यक्रम को हमेशा दृष्टिगत करना होगा। पाठ्यक्रम को आप जब लगातार देखते रहेंगे और पाठ्यक्रम को आप समझकर उसके अनुसार पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो है आप उसमें अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो कृषि वानिकी एवं सामाजिक वानिकी के संदर्भ में वनीय पौधों के विभिन्न प्रकार, उनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं, क्षेत्र एवं प्रवर्धन, ये पूरा जो है एक टॉपिक है जो सोशल फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री पर आधारित है। इंग्लिश में इसको लिखा जाएगा इंपॉर्टेंट फीचर्स, स्कोप्स एंड प्रोपगेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री प्लांट्स विद रेफरेंस टू एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री। यानी एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री इन दोनों के संदर्भ में ही आपको जो है ये पूरा चैप्टर पढ़ना है। और इसमें कौन कौन से प्लांट्स उगाए जाते हैं, उनकी विधियां क्या हैं, सोशल फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री दोनों जो है योजनाएं हैं और ये किस तरह से भारत में क्रियान्वित हो रही हैं, कब ये प्रारंभ की गई और आज जो है ये किस तरह से देखी जा रही है, क्या ये योजना सफल हुई या नहीं हुई, क्या इसकी वजह से देश में जो ग्रीन कवर है यानी वृक्षावरण और वनावरण, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर क्या बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स इसमें जो है कवर किए जाएंगे इस टॉपिक में। मैं आपसे पहले भी बताता रहा हूँ कि हमारा जो बैच चल रहा है उसमें इसी तरह से आपको जो है लेक्चर्स दिए जाते हैं, क्योंकि हम जो है पूरी ट्रांसपेरेंसी से आपको पढ़ाते हैं। जो भी आपको नोट्स दिया जाता है उसमें ठीक इसी तरह से सबसे ऊपर हम जो है टॉपिक फ्रॉम सिलेबस लिख देते हैं, जिससे आप ये जान सकें कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सिलेबस में किस तरह से दिया हुआ है, क्या आपका वो टॉपिक कवर हुआ या नहीं हुआ उस लेक्चर में और उसके नोट्स में। तो ये भी आपको जानने का अधिकार है और उससे ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से प्रश्न आ सकेंगे ये सब जो है आपको वहाँ पर दिया जाता है। तो हमारा ऑनलाइन लेक्चर वीडियो क्लास चल रहा है, आप इसमें जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको जो है ज्वाइन एग्री लिखकर 9506742546 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप जो है ज्वाइन एग्री लिखकर भेज दीजिए। आपको इसके बारे में सारी डिटेल दे दी जाएगी। एक मिनट में मैं ब्रीफ में आपको इसके बारे में बता दूं कि ये ऑनलाइन वीडियो कोर्स है। इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस तरह से मैंने आपको टॉपिक दिखाया इसी के अकॉर्डिंग जो है टॉपिक वाइज टॉपिक आपको वीडियोस मिलेंगे, सारे नोट्स मिलेंगे, पूरे तरह से कंप्लीट नोट्स मिलेंगे और 100% हमारा प्रयास है कि आपका जो है कोर्स कवर करेंगे हम और उसका सभी का नोट्स आपको दिया जाएगा। वीडियो लेक्चर्स की विशेषता ये है कि वो आपको ऐप पर उपलब्ध होते हैं। हमारा जो डिकोड एग्ज़ाम का एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उस पर अवेलेबल होते हैं और एक बार आप जो है डेटा खर्च करके उसी ऐप में उस वीडियो को डाउनलोड करके उसको आप मल्टीपल टाइम्स जो है देख सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स, और उसमें आपका डेटा भी नहीं खर्च होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि ऑडियो विजुअल मीडियम से सशक्त कोई माध्यम नहीं होता है जिससे आप कोई चीज़ जो है याद रख सकें। तो इसलिए जितनी बार आप लेक्चर्स को देखेंगे साथ में नोट्स से उसका रिवीजन करेंगे वो आपका जो है टॉपिक पूरी तरह से कवर हो जाएगा। तो ये वीडियो लेक्चर प्रोग्राम इसी को ध्यान में रखकर जो है और सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। आप अगर इच्छुक हैं, आप जो है राज्य कृषि परीक्षा 2020 की तैयारी कर रहे हैं जिसका एग्ज़ाम 30 मई को है, तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको
ज्वाइन एग्री लिखकर 9506742546 पर भेजना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री टॉपिक शुरू करने से पहले हमको थोड़ा सा पृष्ठभूमि पता होनी चाहिए कि सामाजिक वानिकी या जो है कृषि वानिकी, दोनों की अगर हम एक साथ बात करें तो इसके लिए आवश्यकता क्या पड़ी, सरकार को आखिर क्या इसकी ज़रूरत पड़ी कि इसके लिए जो है इतना बड़ा प्रोग्राम शुरू किया गया जो आज भी चल रहा है। तो अगर हम देखें तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी का संतुलन बनाए रखने के लिए किसी भी भूभाग पर, केवल अपने देश में नहीं, ये पूरे जो है ग्लोब की बात हो रही है, पूरे ग्लोब पर अगर हमको जो है पर्यावरण और पारिस्थितिकी का एक संतुलन, एक बैलेंस बनाकर रखना है तो उसके लिए जो है ये अनुशंसा की जाती है कि कम से कम देश के या जिस भी जियोग्राफिकल एरिया की हम बात कर रहे हैं, जिस भी भौगोलिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, उसके 33% भूभाग पर जो है कम से कम वन या वनावरण होना चाहिए, या वनावरण और वृक्षावरण अगर दोनों को हम मिलाकर बात करें तो कुल हरित कवर जो है, ग्रीन कवर वहाँ पर 33% होना चाहिए। लेकिन आप जो है विभिन्न रिपोर्ट्स में देख रहे हैं, और जो अभी लेटेस्ट जो है इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की गई थी देहरादून के द्वारा, तो उसका नाम है भारत वन स्थिति रिपोर्ट, जिसको ISFR 2019 कहा जाता है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार जो है देश में जो कुल ग्रीन कवर है, हरित कवर, अब हरित कवर जो टर्म है इसमें दो चीज़ें शामिल होती हैं, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर। तो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर मिलाकर जो है हमारा ग्रीन कवर बनता है। ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है 24.56 है। और अगर हम केवल जो है फॉरेस्ट कवर की बात करें, ट्री कवर को उसमें से हटा दें, ज़्यादातर ट्री कवर कहाँ पर होता है, अर्बन एरियाज में होता है या स्कैटर्ड होता है। तो जो है अगर केवल जो है हम फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 21.67%, यानी लगभग हम ये भी कह सकते हैं कि 22% जो है हमारे देश में जो है फॉरेस्ट कवर है। तो कहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारा जो है जो हरित क्षेत्र या ग्रीन कवर या फॉरेस्ट एरिया 33% होना चाहिए, जिससे हमारा जो है पारिस्थितिकी और जो है पर्यावरण का जो है बैलेंस बना रहे और हम स्वस्थ जीवन जी सके, इस धरती पर जो है हम स्वस्थ तरीके से रह सके। तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड 33% कम से कम अनुशंसा की गई है, उससे हम काफ़ी पीछे हैं। और ये स्थिति आज से नहीं, जब से ये प्रोग्राम लागू हुआ उसके काफ़ी समय पहले से बनी हुई है। तो अगर ISFR यानी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 में कुछ और बातों को हम देखें तो देश में हमारे जो है कुल फॉरेस्ट कवर और कुल ट्री कवर, अगर हम इसको जो है वर्ग किलोमीटर में देखें तो 8,07,276 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसको हमने कुल देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है 24.56% कह दिया। कुल वनावरण जो है 21.67% है, यानी फॉरेस्ट कवर, और वहीं पर कुल वृक्षावरण यानी ट्री कवर जो है वो हमारा 2.89% है। पिछली बार से, यानी पिछली रिपोर्ट कब आई थी, 2017 में आई थी। तो 2017 की रिपोर्ट से 2019 की रिपोर्ट में 2 साल में हमारे देश में क्या फर्क पड़ा है, तो वनावरण में यानी कि जो है फॉरेस्ट कवर में कितनी वृद्धि हुई है, मात्र 0.56% की, जो कि जो है काफ़ी कम वृद्धि मानी जाएगी। इसी तरह से वृक्षावरण में यानी कि ट्री कवर में 1.29% की जो है बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और ओवरऑल जो टोटल ग्रीन जो है कवर है हमारे देश का, उसमें 0.65%, यानी इसको हम 1% भी जो है कंसीडर कर सकते हैं, इतनी ही वृद्धि हुई है। तो एक अच्छी बात यह है, एक पॉजिटिव बात यह है कि लगातार वृद्धि हो रही है, भले ही वो 1% या 1% से कम हो, लेकिन वृद्धि हो रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा टर्म है सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री जो है 2 टर्म से मिलकर बना है, एक सोशल हो गया, एक फॉरेस्ट्री हो गया। सोशल मतलब सामाजिक, जिसको हम जानते हैं, और फॉरेस्ट्री मतलब जो है वानिकी। तो समाज के द्वारा समाज के लिए किया गया जो है प्लांटेशन या फॉरेस्टेशन का जो कार्यक्रम है, इसको जो है हम सामाजिक वानिकी कह सकते हैं। इसकी हम बहुत सारी परिभाषाएं अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो सामाजिक वानिकी से तात्पर्य
पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास के उद्देश्य से वनों का रोपण, उनका संरक्षण, प्रबंधन और ऊसर भूमि पर वृक्षारोपण से है। यानी इसमें क्या क्या शामिल है कंपोनेंट्स? वनों का रोपण, फॉरेस्टेशन तो हमको करना ही है, तभी ये सामाजिक वानिकी कहलाएगा। संरक्षण करना है, एक बार हमने जो है वन या प्लांटेशन कर दिया, उसके बाद अगर हम उसको भूल जाएंगे तो वो पौधा पेड़ नहीं बनने पाएगा, इसलिए हमको उसका कंजर्वेशन भी करना है, उसका मैनेजमेंट भी करना है। और ऊसर भूमि सुधार वाली के लिए जो है, जो ऊसर भूमि है जिसपे कुछ और नहीं उग सकता है, उसमें हम कुछ कॉमर्शियल प्लांट्स उगाकर जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। इससे दो फायदे होंगे। तो हमको जो है फ्यूल वुड या फायर वुड जो है, जो जलावन की लकड़ी होती है वो प्राप्त होगी, टिम्बर की लकड़ी प्राप्त होगी। साथ में हमारे देश का जो है ट्री कवर या फॉरेस्ट कवर बढ़ेगा। तो भारत में भारत सरकार के राष्ट्रीय कृषि आयोग ने, जो नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन था, उसने 1973 में सबसे पहले सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन ये सामाजिक वानिकी शब्द ऐसा नहीं है कि भारत में जन्मा था। ये कहाँ जन्मा था, इसका सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, इसको हम आगे अभी बात करेंगे। लेकिन भारत में जो पहली बार इसकी चर्चा शुरू हुई सामाजिक वानिकी शब्द की, वो 1973 में जो राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन हुआ था, उसने जो है इसकी चर्चा की थी। और डॉक्टर राणा जो एक जो है फॉरेस्ट साइंटिस्ट हैं, काफ़ी बड़े जो है इंडिया के रिनाउंड साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको क्या कहा था, उन्होंने इसको एक परिभाषित किया था और वो अच्छी परिभाषा दी थी। समाज के द्वारा, समाज के लिए, समाज की ही भूमि पर समाज के जीवन स्तर को सुधारने के लिए के सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किए जाने वाले वृक्षारोपण को सामाजिक वानिकी कहते हैं। यानी समाज के द्वारा, समाज के लिए, सामाजिक उद्देश्य से और सामाजिक सहयोग से समाज के जीवन स्तर को सुधारने के लिए किया जाने वाला जो समाज के भूमि पर वृक्षारोपण है, जो प्लांटेशन प्रोग्राम है या फॉरेस्टेशन प्रोग्राम है, उसको उन्होंने कहा सामाजिक वानिकी। तो इन्होंने जो है एक ऐसी सारगर्भित परिभाषा दी जो सामाजिक वानिकी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसको इन्होंने अपने जो है डेफिनेशन में समेट लिया। सामाजिक वानिकी का अर्थ होता है सामुदायिक विकास, यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए उपयोगी वृक्षों को लगाना। अब हम आते हैं कि सामाजिक वानिकी या सोशल फॉरेस्ट्री शब्द का जो जन्म हुआ वो कहाँ से हुआ। तो सोशल फॉरेस्ट्री शब्द जो है, इसका सबसे पहले प्रयोग जो है वेस्टॉबी के द्वारा किया गया था। ये फैक्ट याद रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जा सकता है। वेस्टॉबी के द्वारा जो है 1968 में इसका प्रयोग किया गया था और उनके द्वारा इस प्रकार इसको परिभाषित किया गया था। अब इन्होंने जो है इंग्लिश में परिभाषा दी, क्योंकि ये जो है बाहर के साइंटिस्ट हैं, तो पहले इंग्लिश में इसकी बात करते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री इज अ फॉरेस्ट्री विच एम्स एट प्रोड्यूसिंग फ्लो ऑफ प्रोडक्शन एंड रेस्ट्रिक्शन बेनिफिट फॉर द कम्युनिटी, अर्थात सामाजिक वानिकी या सामुदायिक वानिकी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपसे जो है ये भी टर्म पूछा जा सकता है। सामाजिक वानिकी का दूसरा नाम या इसका एक सिनोनिम की तरह यूज होता है सामुदायिक वानिकी, जिसको हम कम्युनिटी फॉरेस्ट्री कहेंगे। इसके तहत लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वृक्ष विहीन, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर जो है वृक्ष नहीं है, वो बैरन लैंड है, बैरन एरिया है, उसमें सामुदायिक भूमि पर यानी कम्युनिटी की भूमि पर, जो समाज की भूमि हो, जो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, उस पर वृक्षारोपण किया जाता था। तो ये जो है बेस्ट बॉय के द्वारा जो है दी गई परिभाषा है। ये महसूस किया गया कि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस कारण जो है वनों पर दबाव बढ़ रहा है। क्यों दबाव बढ़ रहा है? क्योंकि जनसंख्या की जो नियमित आवश्यकताएं हैं, जिसमें उस समय सबसे बड़ी चीज थी जो है फ्यूल वुड, क्योंकि ज्यादातर घरों में खाना जो है लकड़ी से जो है बनता था और लकड़ी के दबाव में जो है वनों को काटा जाता था, अंधाधुंध कटाई होती थी। तो जैसे जैसे आबादी भारत में बढ़ी तो वनों पर दबाव बढ़ा और भूमि जो है मानव गतिविधियों के कारण जो है विनिष्ट हो गई। सामाजिक वानिकी को कुछ मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोगों ने शामिल करने के लिए अपनाया। सामाजिक वानिकी समाज के लिए समाज के द्वारा समाज की भूमि पर किया गया वनीकरण या फॉरेस्टेशन है। अब राष्ट्रीय कृषि आयोग की भूमिका आती है। तो राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 में, जो सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस चैप्टर से, वो यही पूछा जा सकता है
कि सामाजिक वानिकी या सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम कब लॉन्च हुआ था, कब शुरू किया गया था। तो राष्ट्रीय कृषि आयोग की अनुशंसा पर 1976 में जो है सामाजिक वानिकी योजना का प्रारंभ किया गया था और इसके कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य हैं। तो सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्य की बात करते हैं, तो 5 पॉइंट्स में हम इसको बात करेंगे। भूमि संरक्षण एवं मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ावा देना। अब इसको थोड़ा सा जो है हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इसका जरूरी इसलिए है। भूमि संरक्षण और मिट्टी की उर्वरा शक्ति यानी जो है जो सॉइल की फर्टिलिटी है, क्योंकि होता क्या है भारत में ज़्यादा उपज लेने के चक्कर में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स जो का यूज़ किया जाता है और लगातार एक ही तरह की फसल उगाने पर और लगातार फर्टिलाइजर्स के यूज़ के कारण जो है मिट्टी में कुछ खास पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और साथ में जो है अगर नाइट्रोजिनस जो है फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जा रहा है तो मिट्टी कैसी हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। तो वो मिट्टी आखिर में जाकर क्या हो जाएगी, अनउपजाऊ जो है या अनउर्वर हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य ये भी रखा गया कि इसके द्वारा हम जो है सॉयल कंजर्वेशन करेंगे और जो सॉयल की फर्टिलिटी का लॉस हुआ है उसको जो है हम जो है रेस्टोर करेंगे। दूसरा जो है इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया फलोत्पादन। इसके द्वारा जो है ज़्यादातर वृक्ष वो लगाए गए जिनसे फल भी प्राप्त हुए। तो फलोत्पादन द्वारा जो है खाद्य संसाधनों की वृद्धि करना, ईंधन व चारा, ये इसका सबसे बड़ा मोटिव था। अगर देखा जाए तो जो राष्ट्रीय कृषि आयोग ने इसकी अनुशंसा की थी उसमें सबसे बड़ा जो है पहलू यही था कि जब हम सड़क के किनारे, खेतों के किनारे और जो है खाली पड़ी ज़मीनों में जो है जंगल की तरह जो है पेड़ लगाएंगे तो उनसे जो है जो लकड़ी मिलेगी, खासकर जो है फायरवुड या जिसको हम फ्यूल वुड कहते हैं, तो वो जो है जलाने के काम आएगी और पशुओं के लिए चारा भी उपलब्ध होगा। पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामूहिक चेतना को बढ़ाना। अब इसका एक अगला जो है जो मोटिव है वो क्या है कि अगर इसमें लोगों की भागीदारी नहीं रखेंगे, केवल सरकार एक तरफा कार्यक्रम चलाएगी तो लोगों में कभी ये चेतना नहीं आएगी कि ये कार्यक्रम क्यों चल रहा है और ये जो है पर्यावरण की क्षति को कम करने के लिए किस तरह से उपयोगी है। क्योंकि इसमें पूरे समाज को शामिल किया जाता है तो समाज को शामिल करने से लोगों को ये लगता है कि हम भी जो है दुनिया के और देश के पर्यावरण संरक्षण का एक हिस्सा बन सकते हैं। मान लीजिए जो है उनके घर के पास में जो है किसी सामुदायिक भूमि पर कोई पेड़ लगा है, अगर केवल हम ये टैग कर दें कि ये सरकारी है तो यहाँ पर जो है भारत में आप जानते हैं कि भारत में सरकारी चीज़ की जो है क्या कदर होती है, तो उसको केवल सरकारी ही मान लिया जाता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन जब ये बात आ जाएगी कि पूरी ग्राम सभा को मिलकर जो है इसका जो है देखभाल करनी है और इससे जो कुछ भी प्राप्त होगा वो सभी को प्राप्त होगा, वो सभी के लिए है, तो ऐसी स्थिति में जो है समाज का प्रत्येक व्यक्ति जो है उसके प्रति जो है जागरूक होगा, संवेदनशील होगा और उसके प्रति अपनी जो है कर्तव्य का निर्वहन करेगा। आगे टिम्बर वुड यानी इमारती लकड़ी का जो है इससे प्राप्त होना, इसका एक उद्देश्य है बृहद वृक्षारोपण द्वारा ग्रामीण एवं नगरीय भूदृश्यों का सौंदर्यीकरण। निश्चित रूप से जब खूब सारे पेड़ लगेंगे, खाली जगह जहाँ पर खुली जगह खाली जगह है, जब वहाँ पर जो है पेड़ लगेंगे तो वहाँ पर जो है उसका सौंदर्यीकरण, ब्यूटिफिकेशन तो होगा ही, साथ में वो पर्यटन को भी आकर्षित करेगा। कई सारे ऐसे उदाहरण हैं कि बहुत बड़े एरिया में जो है बंजर जमीन थी, वहाँ पर जो है वनारोपण और वृक्षारोपण किया गया और उसके बाद में आज जो है वहाँ पर इको टूरिज्म जो है डेवलप हो चुका है। तो ये जो है एक कुछ प्राइमरी उद्देश्य थे। अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 ने अपने प्रतिवेदन में सामाजिक वानिकी के कुछ जो है लक्ष्य निर्धारित किए थे। वो लक्ष्य क्या थे? लोगों को जलाऊ और इमारती लकड़ी, बांस, चारा इत्यादि की आवश्यकता की पूर्ति करना। जैसे उस पॉइंट में हमने पढ़ा, सेम वही चीज है। कृषि उत्पादन को बढ़ाना, जलावन यानी जो फायरवुड या फ्यूल वुड जिसको हम कहते हैं, जलावन के लिए पर्याप्त लकड़ी उपलब्ध होने से क्या होगा? गोबर की बचत होगी। अगर उस समय क्या हो रहा था, ज़्यादातर जो है गोबर के उपले जिसको हम कंडे भी कहते हैं, उनको जो है घर में फ्यूल की तरह चूल्हे में यूज़ किया जाता था। लेकिन आप गोबर का यूज़ जानते हैं, गोबर अपने आप में एक खाद है, एक मैन्योर है
और बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक मैन्योर माना जाता है। तो अगर जो है जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ी आपके पास उपलब्ध है तो गोबर जो है वो क्या होगा, वो एक मैन्योर की तरह, ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह खेतों में उसका यूज़ हो सकेगा। तो एक उसका जो है ये यूज़ था। उसके अलावा वृक्ष की जो पत्तियां होंगी, जो उसके डेब्रिस होंगे, जो अवशेष भाग होंगे, उसको सड़ा गला कर क्या बनेगा, उससे कंपोस्ट खाद का निर्माण हो सकेगा। और वायु रक्षा पट्टी के निर्माण से कृषि फसलों की सुरक्षा होगी। वायु रक्षा का मतलब जो है, जो फसलों के किनारे किनारे जो है पेड़ उगा दिए जाते हैं, तो जब तेज आंधी या हवा चलती है तो वो सहन कर लेती है, उसको वायुरोधी फसलें भी कहा जाता है। और जो मुख्य फसल होती है उसके चारों तरफ एक आवरण की तरह वो काम करती है। लोगों को रोजगार के अधिक साधन उपलब्ध इससे होंगे, क्योंकि अगर लकड़ी हमारे पास पर्याप्त होगी, हमारे पास पेड़ होंगे, तो उससे जुड़े हुए कई सारे व्यवसाय आगे आएंगे। कुटीर उद्योग जो है उससे जुड़े जो है टिम्बर उद्योग और बहुत सारे उद्योग आगे निकलेंगे। भूमि को संरक्षित एवं संवर्धित करने हेतु भूमि का सदुपयोग करना, तो यहाँ पर जो है लैंड रिक्लेमेशन और फर्टिलिटी जो है ऑफ सॉइल की रिस्टोरेशन की बात हो रही है। फिर कुटीर उद्योग जो अभी हमने बात की जो है, क्योंकि बहुत सारे कुटीर उद्योग जो है किस पे, टिम्बर पे डिपेंड करते हैं, पेड़ पौधों पर डिपेंड करते हैं। तो ये वनोपज पर आधारित होते हैं। वनोपज मतलब वन द्वारा प्राप्त उपज, जैसे कि फर्नीचर, बांस की टोकरी बनाना, रस्सी का निर्माण, खिलौने, खेल की सामग्री, माचिस और अन्य प्रकार की लघु वन उद्योग जो है, जो वनोपज पर आधारित हैं, इससे कम लागत पर स्थापित करके और बड़े उद्योगों के लिए इससे कच्चा माल भी प्राप्त हो सकेगा। भूमि को शीघ्र वनाच्छादित कर भूमि एवं जल संरक्षण की समुचित व्यवस्था करना। तो जब भूमि जो है शीघ्र वनाच्छादित हो जाएगी, यानी कि जो है जब उस पर फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर बढ़ जाएगा, तो उससे जल संरक्षण भी होगा, क्योंकि जो है जो जल कटाव वाली बात होती है, जहाँ पर फॉरेस्ट उगाते हैं वहाँ पर जो है जल का कटान उतना ज़्यादा नहीं होता है। पर्यावरण में सुधार तथा स्वास्थ्यवर्धक स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना, इसका सीधा सा मतलब है जहाँ पर पेड़ ज़्यादा होंगे वहाँ पर जो है वायु स्वच्छ होगी, यानी ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी, तो लोग हेल्दी होंगे। गांवों का बहुमुखी विकास, जहाँ पर वन संसाधन अच्छे प्रकार से होंगे तो उस वन संसाधन के मदद से वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों का जो है, यानी पूरे ग्रामीण व्यवस्था का, पूरे ग्रामीण समाज का जो है बहुमुखी या चौमुखी विकास उससे संभव है। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक वानिकी यानी सोशल फॉरेस्ट्री के कंपोनेंट्स की बात करते हैं अब जो है। तो सोशल फॉरेस्ट्री को 3 बड़े कंपोनेंट्स में बांटा गया है। ये डिपेंड करता है कि ये किस क्षेत्र में हम सोशल फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, किस वो क्षेत्र कैसा है। जैसे कि अगर हम शहर में कर रहे हैं तो उसको हम शहरी वानिकी कहेंगे, यानी अर्बन। उसको उदाहरण के लिए अगर हम शहर में कर रहे हैं तो उसको हम जो है शहरी वानिकी या अर्बन फॉरेस्टेशन कहेंगे। दूसरा जो है ग्रामीण वानिकी हो जाएगा, यानी कि रूरल जो है फॉरेस्ट्री। और तीसरा जो है फार्म वानिकी जो है, जो कि किसी परिक्षेत्र, जिसको हम फार्म कहते हैं या खेती योग्य भूमि कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिक्षेत्र वानिकी की या फार्म फॉरेस्ट्री की। तो इसमें वृक्षारोपण कहाँ किया जाएगा, क्योंकि इसमें खेत के चारों तरफ ही किया जाएगा, खेतों की मेड़ में, फार्म के अन्य स्थानों पर। अब फार्म का मतलब यही नहीं होता कि उसमें केवल फसल उगे। कृषि फार्म का ये भी मतलब होता है कि वहाँ पर चारागाह भी हो सकता है, वहाँ पर जो है पशु भी पाले जा सकते हैं, वहाँ पर पोल्ट्री भी हो सकती है, वहाँ पर जो है फिशरीज भी हो सकती है। यानी कृषि और उससे सहायक जितनी भी गतिविधियाँ जिस लैंड पे होती है उसको हम जो है क्या कहते हैं, फार्म कहते हैं, कृषि फार्म कहते हैं। फिर किसानों को वानिकी करने के लिए मुफ्त में या कम मूल्य में वृक्ष के पौधे, जिसको हम सीडलिंग्स कहते हैं, वो प्रदान किए जाते हैं। ये सरकार की स्कीम है। सरकार के द्वारा जो है ज़्यादातर तो जो है फ्री में ही दिया जाता है। कुछ जो है जो महंगे वृक्ष हैं, जो व्यावसायिक उपयोग के हैं, उनको बहुत ही कम मूल्य पर दिया जाता है। शुष्क क्षेत्रों में जो ड्राई एरियाज हैं, जहाँ पर ड्राई फार्मिंग होती है, उसमें फार्म के चारों ओर वृक्ष लगा दिए जाते हैं। फार्म वानिकी के अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले पेड़ों को लगाते हैं और वन विभाग इसके लिए छोटे व मध्यम किसानों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराता है। तो ये जो है चीज़ें परिक्षेत्र वानिकी या फार्म फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आ गई, जो कि जो है
एग्रीकल्चर लैंड से संबंधित है। दूसरा हमारा है, इसको जो है हम कहते हैं ग्रामीण वानिकी, जिसको हम कहेंगे रूरल फॉरेस्ट्री या प्रसार वानिकी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये प्रसार वानिकी शब्द भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो है इसी का सिनोनिम है, यानी एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। अब ग्रामीण वानिकी का मतलब क्या है कि समुदाय के हित में, समुदाय का हित मतलब यहाँ पर ग्रामीण समुदाय की बात की जा रही है कि रूरल कम्युनिटी या ग्रामीण समुदाय के हित को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण अंचलों में सड़कों के किनारे, रेल पटरियों या नहरों, तालाबों के किनारे वृक्ष रहित क्षेत्रों तथा विद्यालय, बहुत सारे जो है जो गांव में विद्यालय होते हैं, सरकारी विद्यालय हो गए, या वहां पर कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं, सामुदायिक स्थल होते हैं, उनके किनारे, उनके बीच में, तो इन सब स्थानों पर जो है वृक्षारोपण क्या कहलाता है, ग्रामीण वानिकी कहलाता है। तो गांव में काफ़ी ज़मीनें ऐसी होती हैं जो किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो ग्राम समाज या ग्राम सभा की ज़मीन होती है। तो ऐसी ज़मीनों पर जो है वृक्षारोपण, सड़कों के किनारे, विद्यालयों के किनारे, रेल की पटरी अगर वहाँ से गुजर रही है तो उसके पास जो है काफ़ी एरिया ऐसा होता है जो किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं होता है, तो वहाँ पर जो फॉरेस्ट्री की जाती है, वहाँ पर जो प्लांटेशन किया जाता है, वो सभी जो है ग्रामीण वानिकी या प्रसार वानिकी यानी एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री में आता है। ग्रामीण वानिकी में कृषि वानिकी और सामुदायिक वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है। अब ये जो कृषि वानिकी शब्द है वो इसी के अंतर्गत समाहित है, जिसको हम अलग से पढ़ेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा कि जो ग्रामीण वानिकी है, रूरल फॉरेस्ट्री है, उसी में जो है एग्रो फॉरेस्ट्री भी आता है और उसी में जो है जो कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी फॉरेस्ट्री की वो भी उसमें समाहित है। कृषि योग्य भूमि या बंजर भूमि पर फसल व पेड़ पौधे एक साथ उगाना कृषि वानिकी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो है जो फार्म्स होते हैं उसमें खेत में जो है फसल भी खड़ी है, साथ में जो है पौधे भी उगा दिए जाते हैं जो कई सालों तक उगे रहते हैं। जब उनसे जो है टिम्बर प्राप्त करना, लकड़ी प्राप्त करनी होती है तो उनको काट के जो है दोबारा किया जाता है। तो ये जो है सामुदायिक वानिकी जो है क्या होती है, सार्वजनिक भूमि पर यानी पब्लिक जो लैंड है, पब्लिक प्रॉपर्टी पर इसमें वृक्षारोपण किया जाता है। सामुदायिक वानिकी का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को वनीकरण से जोड़ा जाता है। इसके लिए गांव के जो चारागाह होते हैं, मंदिर की भूमि होती है, सड़क के दोनों किनारे वृक्षारोपण किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण से वानिकी अपने वर्तमान सीमाओं के बाहर फैलता है, अर्थात वनों के क्षेत्रफल में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसीलिए इसको प्रसार वानिकी कहते हैं। अब यहाँ पर जो है प्रसार शब्द जो एक्सटेंशन शब्द है, प्रसार का मतलब टू एक्सपेंड, किसी चीज को बढ़ाना, तो प्रसार वानिकी जो शब्द दिया है इसीलिए दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर लगातार वृक्षारोपण होगा तो वहां पर क्या होगा, जो वन हैं वो अपनी वर्तमान सीमाओं से बाहर फैलेंगे और ऐसी स्थिति में जो है वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। इसी कारण जो है इस तरह की जो कम्युनिटी फॉरेस्ट्री है उसको हम एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री या सामाजिक वानिकी के नाम से भी जानते हैं। अब तीसरे तरह का जो है जो फॉरेस्ट्री है वो क्या है, शहरी यानी अर्बन। तो सीधा सा मतलब है, इसका शाब्दिक अर्थ ही निकलता है कि शहरी क्षेत्रों में वनीकरण। तो शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण जो है क्या कहलाता है, शहरी वानिकी कहलाता है। अब शहर में भी आप देखेंगे तो बहुत सारी जगह, हालांकि गांव के इतनी जगह नहीं होती, लेकिन शहर में भी बहुत सारी पब्लिक प्रॉपर्टी और बहुत सारी जो है पब्लिक प्लेसेस ऐसे होते हैं जहां पर जो है कोई भी पेड़ पौधे नहीं होते हैं, तो उनको टारगेट करके वहां पर जो है पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। शहरी वानिकी के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, निजी व सार्वजनिक भूमि दोनों पर ही जो है ये हो सकता है, जैसे कि पार्क है, सड़क के किनारे कोई भी मनोरंजन का स्थल है, मान लीजिए कम्युनिटी सेंटर बना हुआ है, बागान है, औद्योगिक व व्यापारिक स्थल है, सरकारी कार्यालय हैं, इन पर वृक्ष लगाना और उनका प्रबंधन करना जो है इसके अंतर्गत आता है। शहरी वानिकी से पर्यावरण में सुधार के साथ साथ लोगों को स्वच्छ वातावरण भी प्राप्त होता है। तो ये तीन तरह के हमने कंपोनेंट देख लिए। ये डिपेंड करता था कि किस तरह का हमारा क्षेत्र है जहां पर हम वानिकी करने जा रहे हैं।
अब सामाजिक वानिकी के सिद्धांत, ये जो है ये भी जरूरी है कि सिद्धांत क्या है, कि इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है। जब ये पॉलिसी बनाई गई है तो हर पॉलिसी का कोई ना कोई प्रिंसिपल होता है। तो पहला प्रिंसिपल है लोकतंत्र, यानी प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। यानी सामाजिक वानिकी के अंतर्गत वृक्षारोपण क्या है, लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा, यानी बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल। जिस तरह से लोकतंत्र की परिभाषा दी जाती है उसी तरह से इसका लोकतांत्रिक सिद्धांत ये कहता है कि लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा जो सामाजिक स्थलों पर वनीकरण है, प्लांटेशन है, वो जो है क्या है, सामाजिक वानिकी है। वानिकी क्षेत्र प्रसार का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट एरिया एक्सटेंशन, जिसको हम प्रसार वानिकी में भी हमने देखा। तो सामाजिक वानिकी का उद्देश्य बंजर और बेकार भूमि को सुधार कर वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाना। तो किसी चीज को हम बढ़ाएंगे यानी हम उसका एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो ये जो है प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन हो गया। गरीबी उन्मूलन का सिद्धांत, अब इसके पीछे एक छिपा हुआ सिद्धांत या एक विचार या एक उद्देश्य ये भी है कि जब हम सोशल फॉरेस्ट्री करेंगे तो ऐसे लोगों को भी उसका लाभ मिलेगा, उसकी उपज का लाभ मिलेगा जो लोग अभी तक वंचित थे। तो बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान करना एवं गरीबों के लिए आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन पर जोर देकर गरीबी उन्मूलन का यह एक विस्तृत विकास कार्यक्रम है। इसको हम जो है प्रिंसिपल ऑफ पॉवर्टी इरेडिकेशन यहाँ पर बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। रोजगार का सिद्धांत, निश्चित रूप से जब इतना बड़ा कार्यक्रम चलाया गया तो इसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो वानिकी से लोगों को सालों भर रोजगार मिलता है, जिससे शहर की ओर उनका जो प्रवासन होता है, जो शहर की ओर माइग्रेशन होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके क्षेत्र में ही, उनकी कम्युनिटी में ही, उनके गांव में ही उनको रोजगार मिल सकता है। पांचवें तरह का है सरकार समर्थित कार्यक्रम का सिद्धांत, तो प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड प्रोग्राम। अब ये जो है, चूंकि ये सामाजिक कार्यक्रम जरूर है लेकिन इसमें सरकार का समर्थन बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके लिए जो पूंजी है वो कहाँ से आएगी, पूंजी तो जो है सरकार को ही कहीं ना कहीं से मैनेज करनी पड़ेगी। तो सामाजिक वानिकी मूलतः एक सरकारी कार्यक्रम है, इसीलिए कभी कभी इसको सिक लैंड फॉर सिक पीपुल भी कहते हैं। ये इसकी आलोचना है, क्योंकि जहां पर सरकार इन्वॉल्व होती है वहां पर उसमें जो है कई सारी खामियां भी होती हैं। तो इसको सिक लैंड फॉर सिक पीपुल, यानी बीमार लोगों के लिए बीमार भूमि की संज्ञा भी इसको दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा जो है इस चैप्टर का टर्म है एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। एग्रो फॉरेस्ट्री ये बताता है कि ये जो प्लांटेशन करना है उसका तरीका क्या है, क्योंकि एक तो ये हो गया कि हम कोई सड़क जा रही है, कोई नेशनल हाईवे है, कोई स्टेट हाईवे है, कोई जो है पगडंडी है, उसके किनारे किनारे हमने जो है पेड़ लगा दिए, छायादार पेड़, फलदार पेड़ जो है, और जिनसे अच्छा जो है शीशम, सॉल, सागौन, जिनसे हम जो है टिम्बर प्राप्त कर सकते हैं, फ्यूल वुड पा सकते हैं, बबूल का पेड़ लगा दिया, नीम का पेड़ लगा दिया। लेकिन लगाने का तरीका क्या होना चाहिए, और विशेषकर जो है कृषि क्षेत्र में जो प्लांटेशन होता है वो कृषि वानिकी के अंतर्गत या एग्रो फॉरेस्ट्री में आता है। तो ऐसी भूमि उपयोग प्रणाली एवं प्रौद्योगिकी जिसमें लाभदायक वृक्षों के साथ साथ विभिन्न ऋतुओं की फसलें भी उगाई जाती हैं, उसको कृषि वानिकी की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। तो हम फसल भी एक साथ उगा लें, उसके साथ में जो है हम पौधे, पेड़ भी उगा लें, दोनों से ही लाभ ले लें, तो ये कंबाइंड चीज क्या कहलाएगी, एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाएगी। अर्थात कृषि वानिकी या एग्रो फॉरेस्ट्री मूलतः एक प्रणाली है जिसके अंतर्गत भूमि के एक ही खंड पर यानी एक ही फॉर्म लैंड पर क्या होता है, कृषि और वानिकी दोनों का काम, यानी एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्रेशन दोनों का एक साथ जो है किया जा सकता है या अलग अलग भी किया जा सकता है। कृषि वानिकी एवं वनों के पुनरुत्पादन हेतु प्रयुक्त टांगिया सिस्टम, एक टांगिया सिस्टम है। टांगिया जो है बर्मा जो है बर्मी शब्द है, बर्मीज ओरिजिन का है। इसका मतलब होता है फसलों एवं वृक्षों की खेती।
तो यहाँ पर फसलों और वृक्षों की खेती एक साथ हो रही है। कहने का मतलब ये है हमारे एग्रो फॉरेस्ट्री में। अब इसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ जो है उद्देश्य हैं कृषि वानिकी के। तो कृषि वानिकी में क्या है, उपलब्ध संसाधनों का उच्च स्तर पर बहुप्रकारणीय यानी डाइवर्सिफाइड या डाइवर्सिफिकेशन करके अधिक टिकाऊ उत्पादन सस्टेनेबल प्रोडक्शन प्राप्त करना। दूसरा है छोटे तथा सीमांत किसानों के उपजाऊ मिट्टियों पर सघन कृषि वानिकी करना और उन्हीं के लिए ज़्यादा उपयोगी है। किसान अपने जमीन से आवश्यक वस्तुएं यथा भोजन, फल, चारा, जलावन इत्यादि प्राप्त करता है। अब भोजन प्राप्त करने के लिए वो क्या करेगा, सीरियल क्रॉप्स लगाएगा, दलहनी फसलें लगाएगा। फल प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, वो वहाँ पर फलदार वृक्ष लगा देगा। चारा प्राप्त करने के लिए फोलिएज क्रॉप्स जो है उसमें लगाएगा। और जलावन प्राप्त करने के लिए ऐसे पेड़ों का जो है रोपण करेगा जिनसे उसको जो है फ्यूल वुड या फायरवुड प्राप्त हो सके। तो ये जो है पूरा जो सम्मिलित काम है, या इसको एक साथ हम अगर एक टर्म दे सकते हैं तो वही हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री है। निम्न भू उर्वरता यानी जो है किसी जमीन की जो है खेत की जो लो सॉइल फर्टिलिटी है, अधिक क्षरण व भू अपर्दन हो रहा है वहाँ पर सॉइल ऊर्जन, तो इसके प्रभावित भूमि के टिकाऊपन तथा भू उत्पादकता में बढ़ोतरी भी इसके कारण होगी। वर्षा का प्रभावी उपयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन लेना, ये इसका जो है प्रमुख उद्देश्य हो गया। बेकार या बंजर पड़ी भूमि का वैकल्पिक उपयोग करना, क्योंकि अगर कोई जो है बंजर भूमि है जिसमें मान लीजिए वो किसी एक विशेष तत्व की कमी हो गई है, या वो एसिडिक हो गई है, या वो सैलाइन हो गई है, तो वहाँ पर अगर हम जो है धान्य फसलें नहीं उगा सकते हैं तो वहाँ पर हम इस तरह के पेड़ उगा सकते हैं। क्योंकि इस तरह के पेड़ उगाने के लिए जो है कृषि जो है बिल्कुल अच्छी कंडीशन में, जमीन बिल्कुल अच्छी कंडीशन में हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। बेरोजगारों एवं कृषि श्रमिकों को रोजगार के अवसर इससे मिलते हैं। आपने देखा होगा मनरेगा में भी जो है ये सोशल और एग्रो फॉरेस्ट्री दोनों ही आता है। जो इसके जो सोशल फॉरेस्ट्री है वो मनरेगा के अंतर्गत अब कार्य कराया जाता है। उसमें पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जलवायु को सुव्यवस्थित रखना और उसमें सुधार करना, ये तो जो है इसका सबसे मूल उद्देश्य माना जा सकता है। अब अगर जो है हम प्लांट ज्योमेट्री को अच्छे तरह से फॉलो करें तो इसके साथ आर्थिक पौधे विभिन्न प्रजातियों की बहुउद्देशीय उत्पादन इसकी विशेषता है। और ये क्या है, 6F प्रोग्राम है, इसको समझिएगा। ये 6F प्रोग्राम या 6F जो है प्रिंसिपल भी कहलाता है। अब यहाँ पर 6F है। पहला है फूड। फूड किसको मिलेगा, अगर एग्रो फॉरेस्ट्री हो रही है तो मनुष्य को ही फूड मिलेगा। दूसरा है फीड। फीड मतलब चारा, ये किसको मिलेगा, जो हमारा लाइव स्टॉक है, पशुपालन के अंतर्गत जो हमने वहाँ पर जो है जीव जंतु पाले हुए हैं उनके लिए फीड। तीसरा F क्या है, फाइबर। इससे जो है हम वस्त्र प्राप्त कर सकते हैं जिस तरह के पौधे या पेड़ उगाकर। फिर फ्यूल। फ्यूल कैसे मिलेगा, हम फ्यूल वुड या फायर वुड यानी जलावन लकड़ी इससे प्राप्त कर सकते हैं उस तरह के पेड़ पौधे लगाकर, ग्रामीण तथा शहरी दोनों घरों में। और अगला जो है F क्या है, फर्नीचर एंड टिम्बर, यानी इससे जो है हम क्या कर सकते हैं, फर्नीचर के लिए जो है लकड़ी और टिम्बर उद्योग के लिए लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं। ये पांचवा हो गया। और छठा है फंड्स यानी निधि यानी पैसा, मनी। तो ये जो 6F हैं ये इसके बहुउद्देशीय जो है प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। इस 6 सिद्धांत पर जो है एग्रो फॉरेस्ट्री आधारित होती है, यानी इनको कह लीजिए कि ये 6F जो है यही इसके मूल में है कि हमको ये चीजें जो है इससे प्राप्त करनी है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी जो है एग्रो फॉरेस्ट्री काफी प्रचलित है, तो वहां पर कुछ थोड़ा सा जो है उद्देश्य में अंतर होता है। वहां पर चूंकि भवन निर्माण आप देखते हैं लकड़ियों से ही ज्यादा किया जाता है, या तो पत्थरों से किया जाता है या लकड़ियों से, या दोनों को जो है कंबाइंड रूप से किया जाता है। तो भवन निर्माण के लिए सस्ती और हल्की लकड़ी उपलब्ध हो जाती है एग्रो फॉरेस्ट्री से। स्थानीय लोग के लिए जलावन यानी फायरवुड या फ्यूल वुड मिल जाता है। पशुओं के लिए चारा मिल जाता है और फसलों के लिए हरी खाद मिल जाती है, ग्रीन मैन्योर। और ठंडी हवाओं से फसलों की सुरक्षा हो जाती है।
यानी जो है ये क्या होता है, एक आवरण क्रॉप की तरह, एक जो है बाउंड्री क्रॉप की तरह, कवर क्रॉप की तरह काम करता है। अब इसके भी कंपोनेंट्स हमको पढ़ने होंगे और इसके कंपोनेंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहला हमारा कंपोनेंट है जिसको हम कहेंगे एग्री सिल्वर। अब यहाँ पर दो शब्द हैं, एग्री मतलब एग्रीकल्चर यानी कृषि, और सिल्वीकल्चर मतलब क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट क्रॉप। सिल्वीकल्चर का सामान्य अर्थ क्या होता है, काष्ठीय पादप, यानी ऐसे पौधे उगाना जिनसे हम क्या प्राप्त कर सकें, लकड़ी प्राप्त कर सकें। मतलब मेन हमारा उद्देश्य जो है फ्यूल वुड या फायरवुड या टिम्बर प्राप्त करने का हो। तो इसको जो है हम कृषि वन वर्धन, तो एग्रीकल्चर क्रॉप्स या फॉरेस्ट क्रॉप्स मिलके क्या बन गया, सिल्वीकल्चर जो है। तो एग्रो सिल्वीकल्चर मतलब फसल और ईंधन के लिए पेड़ उगाना, जैसे कि आलू की हम खेती कर रहे हैं, उसके चारों तरफ जो है हम पॉपुलर के जो है पेड़ लगा दें, तो पॉपुलर के पेड़ से जो है हमको क्या मिल जाएगी, टिम्बर के लिए भी लकड़ी मिल जाएगी और फ्यूलवुड के लिए भी मिल जाएगी। इस प्रणाली के अंतर्गत वृक्ष प्रजातियों एवं कृषि फसलें एक साथ उगाई जाती हैं। ये प्रणाली भारत में वृक्षारोपण हेतु अपनाई जाती है, जिससे टांग्या खेती भी कहते हैं। जो बर्मीज शब्द है टांग्या, वो इसमें आता है। इस पद्धति के अंतर्गत किसान को 1-2 वर्ष के लिए वन भूमि पर खेती करने का अधिकार दे दिया जाता है, जिसके बदले वह वृक्षारोपण का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा है सिल्वी पास्टोरल सिस्टम। अब पास्टोरल यानी क्या होता है, चारागाह, यानी हम वहां पर जो है एक तो लकड़ी के लिए पेड़ पौधे उगा रहे हैं, पेड़ उगा रहे हैं, साथ में वहां पर हम चारागाह भी एक साथ विकसित कर रहे हैं। तो सिल्वीकल्चर प्लस पास्चर मैनेजमेंट दोनों मिलाकर जो है सिल्वी पास्टोरल सिस्टम हो जाएगा। यानी पेड़ और चारागाह होगा तो वहां पशु चरेंगे। तो ये पूरी प्रणाली जो है आपस में है। इसके अंतर्गत वृक्ष एवं घास दोनों का उत्पादन सम्मिलित रूप से किया जाता है। घास क्यों, घास चारे के रूप में चारागाह में काम आएगी, और वृक्ष का उत्पादन जो है किस लिए होगा, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत होगा, जिससे हमको लकड़ी प्राप्त करनी है, जिससे हमको जलावन लकड़ी एवं इमारती लकड़ी की पूर्ति के साथ साथ पशुओं के लिए चारा भी उपलब्ध हो जाता है। ऐसी प्रणाली से भूमि का समुचित उपयोग होता है, क्योंकि वृक्ष मृदा के निचली सतह से पानी एवं खनिज लवण लेते हैं, और घास इत्यादि जो है क्या करते हैं, वो अपर लेयर से ही जो है खनिज और पानी ले लेते हैं। अगली प्रणाली हम देखते हैं, कृषि वृक्ष चारण प्रणाली, एग्रो सिल्वो पास्टोरल सिस्टम। यानी पिछली दो प्रणालियां जो हैं उनको भी यहां पर हमने मिक्स कर दिया। कैसे मिक्स कर दिया, हमने फसल भी उगाई, हमने पेड़ भी उगाया, हमने चारागाह के लिए घास भी उगाई, और उसमें पशु चरेंगे, साथ में जो है कोई फसल भी उगेगी। तो एग्रीकल्चर क्रॉप प्लस फॉरेस्ट क्रॉप प्लस पास्चर मैनेजमेंट, ये कहलाएगा हमारा कृषि वृक्ष चारण प्रणाली या एग्रो सिल्वर पास्टोरल सिस्टम। चौथा हमारा तरीका क्या है, कृषि उद्यान वृक्ष वर्धन प्रणाली। यानी अब इसमें एग्रो के साथ हॉर्टिकल्चर शब्द जुड़ गया, एग्रो हॉर्टी सिल्वीकल्चर। हॉर्टिकल्चर से आप जानते हैं फल उत्पादन होता है, तो कृषि भी हो रही है, मतलब हम कोई फसल भी उगा रहे हैं, हम फल भी ले रहे हैं, और सिल्वीकल्चर यानी हम लकड़ी के लिए कोई पेड़ भी लगा रहे हैं। तो तीनों जो है एक साथ यहाँ पर कंबाइंड हो जाएगा। यानी एग्रीकल्चर क्रॉप, हॉर्टिकल्चर क्रॉप और सिल्वीकल्चर, ये तीनों ही खेती के तरीके इसमें कंबाइंड हो जाएंगे। यानी इसमें फसलें, फल, ईंधन के पेड़ तीनों ही लग जाएंगे। अगला हमारा है बहुउपयोगी उपज वानिकी, जिसको हम कहेंगे मल्टीपर्पज फॉरेस्ट ट्री प्रोडक्शन सिस्टम। अब इसमें बहुउपयोगी यानी कई 3 से भी ज्यादा उपयोग हम कर सकते हैं। इस प्रणाली में वृक्षों की ऐसी प्रजातियों का रोपण किया जाता है जिससे अनेक प्रकार के उपयोगी उपज प्राप्त होते हैं। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य लकड़ी उत्पादन करना है, यानी मुख्य उद्देश्य यहाँ पर भी सिल्वीकल्चर है, लकड़ी उत्पादन करना है। लेकिन अगर दूसरी वनोपज उपफल के रूप में प्राप्त होती है, जैसे कि हरा चारा हमको मिल गया, ग्रीन मैन्योर, फल भी मिल गया, वहाँ पर हमने शहद की मधुमक्खियाँ पाली तो हमको शहद भी प्राप्त हो गया, महुआ जो है विभिन्न प्रकार के अलग पेय बनाने के काम आएगा,
उसके अलावा कुछ उपयोगी बीज और अन्य पदार्थ जो है हमको प्राप्त हो जाएंगे। तो ये क्या है, मल्टीपर्पज हो गया, ये अलग तरह की जो है एग्रो फॉरेस्ट्री हो गई। इसके बाद जो है आपने खेती की बहुत सारी विशिष्ट प्रणालियां पढ़ी हैं, उसी के आधार पर जो है बाउंड्री प्लांटेशन, अगला तरीका है बाउंड्री प्लांटेशन, यानी खेत की जो बाउंड्री है उसके चारों तरफ पौधे लगाना। तो बाउंड्री प्लांटेशन में हम क्या कर सकते हैं, ट्री इज ऑन बाउंड्री, कोई भी पेड़ जो है, जो उपयोगी पेड़ है, या तो हमको उससे फल लेना है या हम उससे लकड़ी के उपदेश से, ज़्यादातर जैसे यूकेलिप्टस है, पॉपुलर है, आंवले के पेड़ हैं, महुआ के पेड़ हैं, नीम के पेड़ हैं, ये जो है हम बाउंड्री पर लगा देंगे चारों तरफ से और बीच के एरिया में क्रॉप करेंगे। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे आंवला, जैट्रोफा, यूकेलिप्टस या पॉपुलर का प्लांट। फिर ब्लॉक प्लांटेशन, ब्लॉक प्लांटेशन जो है इसमें जो है पौधों को, ट्रीज को ब्लॉक में लगाया जाता है और साथ में क्रॉप्स को भी ब्लॉक में लगाया जाता है। तो पहली चीज हम समझ लेते हैं जो हमने बात की कि चारों तरफ से बाउंड्री की, तो ये देखिए आप जो है, ये अगर आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो तो ये जो है बाउंड्री के रूप में ये क्रॉप इधर से लगी हुई है इसी तरह से, और बीच में क्या है, यहाँ पर फसल का उत्पादन हो रहा है। इसी तरह से अगली लेयर, अगली लेयर, तो ये जो है बाउंड्री वाला हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो है ब्लॉक प्लांटेशन क्या है। तो ब्लॉक प्लांटेशन क्या है, आप ये देख रहे हैं, इतनी जमीन जो है ये क्या है, ये खाली है, यानी इसमें हमको जो है कोई क्रॉप उगानी है। और फिर इतनी जो है जमीन एक ब्लॉक के रूप में क्या है, यहाँ पर हमने पौधे उगाए हैं, फिर उसके बगल जो है फिर हम क्रॉप उगाएंगे। तो अगर हम जो है इसको कुछ इस तरह से समझें कि मान लीजिए ये हमारा जो है फार्म लैंड है, ये पूरा हमारा फार्म लैंड है और हम इसको जो है यहाँ पर हम फॉरेस्ट ले लेते हैं, फिर इसमें हम अगला ब्लॉक चुनते हैं, इसमें हम क्रॉप उगा लेते हैं, फिर हम इसमें फॉरेस्ट यहाँ पर ले आते हैं, फिर हम इसको इसके अगले चरण में क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉप, यानी हम इसको ब्लॉक्स में बांट लेते हैं। ब्लॉक शब्द जो है इसको हम कई सारे खानों में या ब्लॉक्स में बांट लेते हैं और इस तरह से जो है हम क्रॉप और फॉरेस्ट को डिफरेंट ब्लॉक्स में उगा लेते हैं। तो इसको जो है हम क्या कहेंगे, इसको हम ब्लॉक ट्रांसप्लांटेशन, और तो इसको हम ब्लॉक प्लांटेशन और ब्लॉक ऑफ क्रॉप, दोनों जो है अलग अलग ब्लॉक्स में हमारा एक साथ कंबाइंड एक्टिविटी में चलता रहेगा। फिर बात होती है एनर्जी प्लांटेशन की। एनर्जी प्लांटेशन मतलब ऐसी क्रॉप्स उगाना जिनसे एनर्जी प्राप्त होती है। अब एनर्जी क्रॉप्स आप जानते ही हैं, इसमें शुगर वाली प्रोड्यूस करने वाली, जैसे कि जो है गन्ना है, कॉफ़ी है, चुकंदर है, तो चाय है, ये सब क्या है, एनर्जी क्रॉप्स कहलाती हैं। तो उनके कुछ पेड़ों के बीच में और क्रॉप ड्यूरिंग इनिशियल ईयर, और उसके शुरुआती सालों में जो है हम कुछ क्रॉप वहाँ पर प्लांट कर देते हैं। एल्ले क्रॉपिंग, इसमें जो है पेरेनियल हर्ब यानी बहुवर्षीय जो है हेजेज, झाड़ियाँ और क्रॉप्स को उगाते हैं। अब इनको जो है एल्ले क्रॉपिंग को हम इंग्लिश में पगडंडी फसलें कहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पगडंडी जो होती है, जो सकरा रास्ता होता है खेत के बीच से, उसको हम पगडंडी कहते हैं। तो उसके किनारे किनारे जो है उगाना जो है एल्ले क्रॉपिंग कहलाती है। अब इसमें कुछ पॉपुलर जो है कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे यूकेलिप्टस, सबबूल और तथा केसिया के पंक्तियों के गलियों में शकरकंद अगर हम उगाते हैं या उर्द उगाते हैं या हल्दी उगाते हैं तथा अदरक उगा दिया जाता है। तो ये जो है एक क्रॉपिंग पैटर्न जो है एल्ले क्रॉपिंग का यहाँ पर हो गया। अगला है एग्री हॉर्टिकल्चर। एग्री हॉर्टिकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स प्लस हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, यानी फ्रूट के पौधे जिनसे हमको जो है फल प्राप्त हो और साथ में जो है कोई फसल प्राप्त हो। तो ये जो है हो गए, जैसे कि मसूर और आंवला को एक साथ उगा देना, इस तरह के एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं। सिल्वी ओलरीकल्चर, ओलरीकल्चर मतलब आप जानते हैं क्या होता है, वेजिटेबल प्रोडक्शन, सब्जियों का उत्पादन क्या कहलाता है, ओलरीकल्चर कहलाता है। और सिल्वीकल्चर अभी हमने बात की, क्या होता है, जो है ऐसे पेड़ उगाना जिनसे हम क्या प्राप्त करते हैं, लकड़ी, वुड प्राप्त करते हैं।
तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। हॉर्टी पॉस्चर, पॉस्चर फॉर एनिमल, पॉस्चर मतलब क्या होता है, चारा। तो एक चारागाह के रूप में अपने फील्ड को विकसित करना और उसके चारों तरफ जो है हम क्या करेंगे, हॉर्टिकल्चर प्लांट्स यानी फ्रूट ट्रीज लगा देंगे। तीसरा 13वां तरीका हमारा हो गया हॉर्टी प्लस ऑलरी कल्चर। इसमें जो है फ्रूट ट्रीज और वेजिटेबल्स को एक साथ लगा देंगे। फिर फोरेज फॉरेस्ट्री, फोरेज मतलब चारा, चारा वाली फसलें उगाना। तो इसमें जो है हम फोरेज के ट्रीज लगा देंगे और जो है कुछ चारा वाली फसलें उगा देंगे। फॉरेज क्या कहलाता है, फॉरेज इज अ प्लांट मटेरियल ईटन बाय ग्रेजिंग लाइव स्टॉक, मतलब जो चर कर जो है जीव जंतु खाते हैं, जैसे कि मिलेट, बहुत सारे मिलेट्स होते हैं जो फॉरेज की तरह यूज किए जाते हैं। तो ये हमारा जो है 14वां प्रकार हो गया। इसके बाद शेल्टर बेल्ट्स, शेल्टर मतलब क्या होता है कि आवरण या किसी को सुरक्षा प्रदान करना, तो सुरक्षा वाली फसल का जो है एक तरह से बेल्ट बना देना। तो इसमें क्या है, क्रॉप के चारों तरफ जो है कोई भी ट्री लगा देना, बहुत ज़्यादा हाइट की नहीं। आप यहाँ पर अगर इसको देख पा रहे हो सही से, तो ये देखिए ये फील्ड है, इसमें कोई जो है क्या है, क्रॉप लगी हुई है और चारों तरफ से ये शेल्टर जो है ये बना हुआ है, इसके चारों तरफ जो है शेल्टर बना हुआ है, ये बड़ी सी लेयर। तो ये जो है इस तरह से शेल्टर क्रॉप हो जाएगा। विंड ब्रेक, इसी तरह के पैटर्न को विंड ब्रेक भी कहते हैं, जो हवा को जो है, अब अगर जो है इसके चारों तरफ जो है, तो ये हवा जो आएगी तेज, आंधी तूफान, वो क्या होगा, ये किनारे जो हमने एक तरह से बाड़ा बना दिया, एक जो है रोड बना दिया यहाँ पर, तो हवा जो है जाएगी तो टकरा कर उतना इम्पैक्ट जो है अंदर वाली फसल को यहाँ पर नुकसान नहीं पहुँचाएगी। लाइव फेंस, इसमें जो है श्रब्स यानी जो है जो कम ऊंचाई वाली झाड़ियाँ हैं और अंडर ट्रीज ऑन बाउंड्री, किनारे जो बाउंड्री पर जो है छोटे पौधे उगा दिए जाते हैं। सिल्वी और हॉर्टी सेली कल्चर, अब यहाँ पर सिल्वी कल्चर के साथ में या हॉर्टी कल्चर के साथ में सेरी कल्चर इंट्रोड्यूस हो गया। सेरी कल्चर आप जानते हैं क्या है, सिल्क फार्मिंग, तो सिल्क फार्मिंग भी इसके साथ में कर दिया गया। तो इसमें चाहे तो आप जो है हॉर्टिकल्चर यानी जो है क्या करेंगे, कोई फल का पौधा लगा दीजिए या जो है कोई अन्य जो है पेड़ लगा दीजिए, साथ में जो है सिल्क फार्मिंग उसमें करिए। हॉर्टी प्लस एपीकल्चर, हॉर्टी एपीकल्चर कहलाएगा। इसमें फ्रूट का यानी फलदार कोई वृक्ष लगा दीजिए और हनी बी जो है यहाँ पर आप उसका जो है कल्चर करिए। फिर एक्वा फॉरेस्ट्री, एक्वा फॉरेस्ट्री मतलब कि मछलियों को भी जो है साथ साथ जो है उगाना, मछलियों का प्रोडक्शन करना, उगाना नहीं। तो हम पेड़ उगाते हैं और उसी के बीच मान लीजिए हमने 4-5 फीट का जो है गहरा लैंड बना लिया, चारों तरफ से जो है पेड़ उगा दिए और उसमें जो है हम क्या करते हैं, एक्वा फॉरेस्ट्री करते हैं, जिससे जो है हम मछली उत्पादन उसमें कर पाते हैं। तो ये हमने जो है 20 प्रकार के जो है देखा, जो तरीके हैं, मेथड्स हैं, किस तरह से ये किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें राष्ट्रीय वन नीति भी यहाँ पर महत्व रखती है, क्योंकि राष्ट्रीय वन नीति के तहत जो है ये सभी प्रोग्राम बाद में आगे कंपाइल कर दिए गए। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1988 के है, उससे पहले की थोड़ी सी हिस्ट्री हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे देश में 1894 में, ये सब फैक्ट ऐसे हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, 1894 में देश की पहली जो है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, जो कि ब्रिटिश नियंत्रण को जंगली क्षेत्रों में मजबूत करती थी। यानी पहले जो उनका जंगलों पर अधिकार कम था और इस पॉलिसी के द्वारा जो है ब्रिटिशर्स ने ये योजना बनाई कि अब जो है वनों पर भी हम पूरी तरह से अपना नियंत्रण करेंगे। उसके बाद जो है स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति जो है 1952 में आई, 1952 में अपनाई गई। और इसमें जो है जो पहली नीति थी 1894 की, उसमें बहुत आमूल चूल परिवर्तन किए गए। फिर सरकार की जो 52 वाली नीति के कारण ही 1952 से वर्ष 1981 के बीच कृषि फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 1187.5 लाख हेक्टेयर बढ़ा और बढ़कर जो है 1429.4 लाख हेक्टेयर तक ये हो गया। इसी नीति के प्रावधान वन क्षेत्र में कमी को रोकने के लिए बहुत सफल नहीं हो पाए, क्योंकि उसमें कुछ खामियां थी। उसके बाद जो है
1988 में फिर इसमें संशोधन किया गया वन नीति में, और 1988 की नई राष्ट्रीय वन नीति को लागू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य वनों के विनाश को रोकना तथा वनों की सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देना था। अब इसके प्रमुख प्रावधान, यहां से प्रश्न आपके बन सकते हैं। इसका सबसे जो प्रमुख प्रावधान था वो 33% भाग को वनाच्छादित करना, यानी उसको फॉरेस्ट कवर को कम से कम देश में 33% तक ले जाना। वनों को उनकी वनस्पतियों व जीव जंतुओं सहित राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित किया जाएगा, जिसके तहत जो है नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज और ये सभी जो है नामित किए जाते हैं। व्यापक पैमाने पर वनारोपण का अभियान चलाना और सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को बढ़ावा देना, क्योंकि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम तो 1976 में ही जो है कृषि आयोग की अनुशंसा पर लागू हो चुका था। बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम तथा मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण का नियंत्रण करना, राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों की उत्पादकता को बढ़ाना, वन उपज के कुशल उपयोग और लकड़ी के इष्टतम प्रयोग को, ऑप्टिमम यूज को प्रोत्साहित करना, रोजगार के अवसर पैदा करना और महिलाओं की भागीदारी जो है इसमें बढ़ाना, राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में, तटीय इलाकों में रेत के टीलों का विस्तार को जो है रोकना। फिर इसके बाद एक योजना और आई, सामाजिक वानिकी की योजना। ये मतलब उसी से मिलती जुलती योजना है, लेकिन ये जो है एक खास क्षेत्र में लक्षित एक टारगेटेड प्रोग्राम था। इसको कहा गया सामाजिक वानिकी की योजना। ये योजना 1980-81 में ईंधन लकड़ी की कमी वाली, जहां पर फ्यूल वुड और फायर वुड वाली लकड़ियां जो है कम थी, उसकी कमी वाली देश के 101 जिलों में इसको आरंभ किया गया। इसके तहत ग्रामीण ईंधन काष्ठ पौधारोपण तथा प्रत्येक बच्चे हेतु एक वृक्ष कार्यक्रम भी शामिल था। इसी में जो है ये भी कार्यक्रम था कि प्रत्येक बच्चे के लिए एक वृक्ष वहां पर लगाया जाएगा। ये कैसी थी? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, केंद्र प्रायोजित योजना थी, और इसमें कनाडा और स्वीडन के द्वारा जो है वित्तीय व तकनीकी सहयोग भी जो है भारत सरकार को प्राप्त हुआ था। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात एवं तमिलनाडु में सफलता प्राप्त हुई थी। सामाजिक वानिकी की एक मुख्य विशेषता स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी भी रही, जिनमें ग्रामीण, गरीब, भूमिहीन, श्रमिक, स्वयंसेवी संगठन, महिला मंडल, युवा, ग्रामीण युवा और स्कूल शिक्षक इत्यादियों ने भाग लिया था। एक और स्कीम जो इसी से मिलती जुलती है, जो सामाजिक वानिकी या कृषि वानिकी से रिलेटेड है, उसको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। उसका नाम है राष्ट्रीय वानिकी कार्रवाई कार्यक्रम, जिसको NFAP कहा गया, नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के सामयिक एवं कुशल कार्यान्वयन हेतु सरकार ने एक राष्ट्रीय वन कार्रवाई कार्यक्रम, जिसको NFAP कहा गया, इसका गठन किया गया, और इसके लिए जून 1993 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP एवं FAO के साथ एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया। यानी ये जो है इंटरनेशनल तरीके से जो है इसका प्रोजेक्ट तैयार हुआ। NFAP वर्ष 1999 में अस्तित्व में आया, मतलब एक्चुअल में जो है ये कब लागू हुआ, जो है 1999 में, और इसके अंतर्गत अगले 20 वर्षों में भारत के वनों के सतत विकास के लिए व्यापक कार्य योजना बनाई गई। राष्ट्रीय वानिकी कार्रवाई कार्यक्रम का उद्देश्य भी वही रखा गया कि देश के कुल क्षेत्रफल के 33% को वन क्षेत्र के अंतर्गत लाना एवं वनों के कटान को नियंत्रित करना। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आज के इस लेक्चर में एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री को पाठ्यक्रम के अनुसार जितना अच्छी तरह से कवर किया जा सकता था, सारे एस्पेक्ट्स को इसमें कवर किया। वीडियो को एक दो बार रिपीट करके आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको लगभग ऐसे ही याद हो जाएंगी, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट जरूरी है इस लेक्चर में आपको याद रखना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।